मैं 50 साल से जंतु विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कभी कभी कुछ बातें आस्था की ऐसी होती हैं जो हम उसे अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी होता है। मानव के इतिहास में शुरू में मानव गुफाओं में रहता था। उस समय आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, खेती करना भी नहीं शुरू किया था। तब उसे कुछ जंगल में जो फल मिलते थे उन्हीं को खा करके अपना गुजारा करता था, और जहाँ वो नहीं मिलते थे वहाँ उनके लिए मजबूरी थी। उस समय वो छोटे जानवरों का शिकार करके उसका मांस खाने की भी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ और उसके साथ खेती की शुरुआत हुई तो मनुष्य को खाने के लिए दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हो गए, और तब शिकार करके मांसाहार उसकी अनिवार्यता नहीं रह गई। कुछ बातों में कई जानवर जिनका हम शिकार करके खाते हैं वो कुछ ऐसे रोगों के वाहक हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना की बात चली थी, तो कोरोना के बारे में एक विचार ये आया था कि शायद इसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने में चमगादड़ का भी रोल की भागीदारी हो सकती है। तो मांसाहार के मामले में 3 जंतुओं का मांसाहार प्रायः हमें मना किया जाता है, और इसके पीछे धार्मिक आधार के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक आधार भी है। पहला कुत्ता, दूसरा सूअर और तीसरा गाय भैंस। इन तीनों के साथ ये है कि ये एक विशेष प्रकार के पेट में पाए जाने वाले फीता कृमि के वाहक हैं। जैसे बचपन में आप में से कुछ लोगों के पेट में भी केचुए हो जाते होंगे, जो कि बहुत पेट में दर्द होता था, दुखी करते थे। तो उसी तरीके से एक प्रकार के पेट में पाए जाने वाले केचुए ऐसे हैं जिन्हें बहुत लंबे होते हैं, फीता कृमि कहते हैं, फीता कृमि या टेपवर्म। और इस टेपवर्म की वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। एक है इकाइनोकॉकस ग्रेन्युलोसस, जिसका इंटरमीडिएट होस्ट कुत्ता है। तो कुत्ते के साथ ज़्यादा हमें खेलने कूदने से, और यदि खाने पीने की कोई चीज़ उनके साथ मिल संक्रमित हो गया तो उससे हमें भी इकाइनोकॉकस ग्रेन्युलोसस का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत हानिकारक है। इसी प्रकार से नंबर 2 पर सूअर जो एक और फीता कृमि टीनिया सोलियम का वाहक है, इंटरमीडिएट होस्ट है। तो ये मनुष्य के तो भोजन नली में पाया जाता है, और इसका आधा जीवन चक्र सूअर के अंदर पूरा होता है, और सूअर के शरीर में पहुंचकर ये बीच में सूअर की मांसपेशियों में पहुंच जाता है। तो यदि हम सूअर का अधपका गोश्त खाएं और उसमें पूरी तरह से नहीं पका हुआ यदि उस टेपवर्म के सिस्ट रह गए तो हमारे शरीर में पहुंच करके फिर हमारी भोजन नली में जा सकते हैं और बड़े हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। और टेपवर्म का एक बार भोजन नली में इन्फेक्शन हो जाने के बाद प्रायः बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है। इसी तरह से गाय के मामले में देखा जाता है कि गाय के शरीर में भी एक प्रकार का फीता कृमि टेपवर्म पाया जाता है, जिसे टीनिया सैजिनेटा कहते हैं। और यदि वहाँ भी गाय का अधपका गोश्त हमने खा लिया, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है, और उसके अंदर यदि वो परजीवी है, वो नहीं मर पाया है, जरा सा भी उसमें जान बची रह गई, और हमने तो पता नहीं, हमने तो उसका बीफ खा लिया और हमारे शरीर में संक्रमण हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो कुछ जातियों में जो ये गाय का गोश्त या सूअर का गोश्त खाने की मनाही की गई थी, उसके पीछे, क्योंकि हर व्यक्ति तो वैज्ञानिक तथ्य नहीं जानता, तो इसलिए उसे आस्था के बहाने जनजीवन को बताने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस आस्था के साथ इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।